हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट के साथ मैं आपके सामने अभी हाजिर हुआ हूं। वैसे तो ये इवेंट मैं बहुत लेट ले रहा हूं क्योंकि थोड़ा क्लास में अभी मैं बिजी चल रहा हूं उसके वजह से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है, क्या है ये महिला आरक्षण विधेयक, यानी कि जो विमेन रिजर्वेशन बिल है ये क्या है। और अभी इसको लोकसभा में पेश किया गया था रूलिंग पार्टी के द्वारा, यानी कि बीजेपी और बीजेपी को सपोर्ट करने वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसको हम एनडीए कहते हैं, उन्होंने ये बिल अभी लोकसभा में पेश किया था। और ये बिल जो है वो पूरे तरह से पेश नहीं हो पाया, खारिज हो गया। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि आखिर ये महिला आरक्षण विधेयक क्या है, बहुत आसान शब्दों में। दूसरी बात कि इसमें इस बिल में क्या है, इस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि पक्ष क्या चाहता था, यानी कि जो रूलिंग पार्टी है वो क्या चाहती थी इस बिल को लेकर, और विपक्ष क्या चाहता था। तीसरा पॉइंट, ये बिल क्यों पास नहीं हो पाया। और लास्ट में बात करेंगे कि परिसीमन आयोग क्या है, यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये क्या है, इसके बारे में हमको आपको बात करेंगे कि क्या होता है बेसिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, एकदम बेसिक फॉर्मेट से आपको समझाएंगे ताकि आप आसान शब्दों में चीजों को समझ पाए और आप दूसरों को भी समझा सके कि ये बिल वाला मामला क्या है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि अभी बात है कि 16 अप्रैल 2026 की बात करें तो अभी 131वां यानी कि 131 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी कि 131वां संविधान संशोधन विधेयक अभी लोकसभा में पेश किया गया था। ठीक है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यह था कि लोकसभा और राज्य की जो विधानसभा है उसमें हम महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देना चाहते हैं। वो भी कब तक? 2029 तक। 2029 तक क्यों? क्योंकि 2029 में लोकसभा का चुनाव है, इसलिए। तो अभी 16 अप्रैल 2026 को हमारे देश में जो कानून मंत्री है, लॉ मिनिस्टर है, जिनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने अभी 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में अभी 131 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 131वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया, जिसका मेन उद्देश्य था कि लोकसभा और राज्य की विधानसभा में हम महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देना चाहते हैं। 2029 तक इसको लागू कर दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो बात किया गया है कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देंगे, क्या ये बात ये पहली बार हुआ है? नहीं। इसको लेकर हमारे देश में ऑलरेडी कानून पहले से बन चुका था। और आपको याद है कि 2023 में एक बिल पास किया गया था संसद में और एक कानून बनाया गया था जिसका नाम था नारी शक्ति वंदना अधिनियम। तो नारी शक्ति वंदना अधिनियम ये 106 संविधान संशोधन के तहत आया था, यानी कि 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आया था, जिसका बिल नंबर था 128। तो नारी शक्ति वंदना अधिनियम में ही 2023 में यह बात कहा गया था कि लोकसभा और राज्य की विधानसभा में हम महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देना चाहते हैं। ठीक है। और यह बिल लोकसभा में भी मेजोरिटी के साथ पास हो गया और राज्यसभा में भी उस समय पास हो गया। ठीक है ना। और राष्ट्रपति जी ने भी इस पर साइन कर दिया कि हां भाई, यह बात बिल्कुल सही है, इस पर कानून बनना चाहिए, इसको लागू होना चाहिए। क्योंकि हमारे लोकसभा और राज्यसभा में, यानी कि हम पॉलिटिकल सिस्टम में अगर आप देखें तो महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है, 15 से 20% के आसपास है। इसलिए हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है, पार्टिसिपेशन रेशियो है, भागीदारी, वो बढ़े। तो इसको लेकर 2023 में नारी शक्ति वंदना अधिनियम पास किया गया, जो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, बिल नंबर 128 था। और इसमें यह कहा गया कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में हम 33% महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं, लोकसभा में और राज्यसभा में, मतलब लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में। और यह बिल लोकसभा में भी पास हो गया और राज्यसभा में भी पास हो गया। ठीक है। और इसका मेन उद्देश्य था कि 2029 तक हम इसको लागू करेंगे, वो भी नई जनगणना के आधार पर। जो नया जनगणना है, जो 2027 में इसका रिपोर्ट आएगा, तो नई जनगणना के आधार पर और परिसीमन आयोग के आधार पर, यानी कि डेलिमिटेशन कमीशन इसको कहते हैं इंग्लिश में, डेलिमिटेशन कमीशन। तो परिसीमन आयोग और नई जनगणना के आधार पर हम इसको लागू करेंगे। तो अब तक तो सब कुछ सही था, सब कुछ ठीक चल रहा था।
और ऑपोजिशन पार्टी जो है यानी कि जो हमारा विपक्ष है वो भी इसको लेकर रेडी था कि ठीक है, हम भी चाहते हैं कि लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिले। ठीक है, लेकिन अब सवाल है कि अब क्या हुआ। अब सवाल यह उठता है कि इसको लागू कैसे किया जाए, क्योंकि लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसको लेकर सहमति तो 2023 में ही बन गई थी। ठीक है, मेजॉरिटी के साथ बिल पास हो गया था, कानून बन गया था, राष्ट्रपति जी ने साइन भी कर दिया। ठीक है कि हां, हम 33% महिलाओं को रिजर्वेशन देना चाहते हैं, लोकसभा में भी और राज्य के विधानसभाओं में भी। ठीक है, नारी वंदना जो कानून आया था उसके तहत। तो यहां तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि अब सवाल यह उठता है कि इसको लागू कैसे किया जाए। तो इसको लेकर 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में 543 सीट है ना, 543 सीट, उस 543 सीट में यानी कि 543 जो लोकसभा का स्ट्रेंथ है, मेंबर है, उसमें से 528 सांसद मौजूद थे। ठीक है, क्योंकि 16 अप्रैल को लोकसभा में आपका सेशन बुलाया गया था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में 543 के जगह 528 सांसद मौजूद थे, मतलब अवेलेबल थे। और अर्जुन राम मेघवाल जो हमारे देश के कानून मंत्री है, उन्होंने 131 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास किया। 131 131वां संविधान संशोधन विधेयक पास किया। ठीक है, और इस बिल में उन्होंने क्या कहा, इस बिल में उन्होंने कहा कि हम लोकसभा और राज्य की विधानसभा में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देना चाहते हैं और इसको हम 2029 तक लागू करना चाहते हैं। ठीक है, अब तक तो ठीक। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा, यानी कि रूलिंग पार्टी ने कहा, ठीक है, बीजेपी ने कहा कि लोकसभा की जो सीट है हम उसमें बढ़ोतरी करना चाहते हैं, यानी कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन तो देना चाहते हैं, लेकिन हम सीट को बढ़ाकर रिजर्वेशन देना चाहते हैं। जो 543 सीट है उसमें हम किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं लाना चाहते हैं, हम जो सीट बढ़ाएंगे उस बढ़े हुए सीट में महिलाओं को रिजर्वेशन देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि लोकसभा सीट जो है वो 543 से बढ़ाकर यानी कि 543 से बढ़ाकर हम 850 करना चाहते हैं, और ये जो बढ़ा हुआ सीट है इसी में हम महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देंगे लोकसभा में। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, रूलिंग पार्टी ने यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट ने। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि तीसरा पॉइंट कि 2027 के जनगणना का इंतजार हम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, 2027 का जनगणना तो अभी चल ही रहा है, तो हम 2027 का जनगणना का इंतजार नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 2011 का जो जनगणना का रिपोर्ट आया था उसी के आधार पर हम परिसीमन आयोग का गठन करेंगे और लोकसभा और राज्य के विधानसभा का जो क्षेत्रफल है उसका दायरा बढ़ाएंगे और उसकी सीट को बढ़ाएंगे और उसी के आधार पर हम महिलाओं का आरक्षण को लागू करेंगे। क्योंकि बिना परिसीमन आयोग का गठन किए हुए हम सीट का दायरा नहीं बढ़ा सकते हैं। तो हम 2027 का जनगणना का क्यों वेट करें, हम 2011 का जो जनगणना का आंकड़ा है उसी के आधार पर 2011 के जनगणना के आधार पर हम जो है वो परिसीमन आयोग का गठन करेंगे और फिर हम लोकसभा और राज्य के विधानसभा में सीट को बढ़ाएंगे, क्योंकि परिसीमन आयोग ही सीट को बढ़ाती घटाती है। अभी क्या है, वर्तमान में हम लोकसभा की बात करें तो वर्तमान में प्रत्येक 25 से 26 लाख की आबादी में एक सांसद है। वर्तमान में 25 से 26 लाख सांसद जो है, 25 से 26 लाख पॉपुलेशन के बीच में एक सांसद है। सोच रहे हैं आप, वर्तमान में अगर आप स्थिति देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं कि 144-45 करोड़ आबादी हमारे देश में, अगर आप एवरेज निकालिए तो आज के समय में अगर देखा जाए तो एक सांसद के ऊपर, एक एमपी के ऊपर 25 से 26 लाख जनसंख्या का दबाव है। यानी कि 25 से 26 लाख जनता का जो समस्या है उसका समाधान एक सांसद कर रहा है, एक एमपी कर रहा है। यानी कि 25 से 26 लाख जनसंख्या का जो प्रॉब्लम है उसका समाधान एक सांसद कर रहा है, तो कितना उसके ऊपर बर्डन है। तो एक जो प्रॉपर गवर्नेंस होना चाहिए, प्रॉपर जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव, वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए बीजेपी गवर्नमेंट का कहना है कि हम 2027 का जनगणना का वेट नहीं करेंगे, हम 2011 के जनगणना के आधार पर, क्योंकि 2011 का जनगणना का रिपोर्ट तो सरकार के पास है पहले से डेटा, तो हम 2011 के जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग का गठन करेंगे और उसको बोलेंगे कि आप लोकसभा और विधानसभा का क्षेत्रफल का दायरा आप बढ़ाइए और अच्छे तरीके से प्रतिनिधित्व कीजिए ताकि सांसद पर ज्यादा
बोझ ना पड़े जनसंख्या का, और उसी के आधार पर आपका सीट भी बढ़ाया जाएगा, महिलाओं का आरक्षण को लागू किया जाएगा। ऐसा कहना था हमारे बीजेपी गवर्नमेंट का, हमारे रूलिंग पार्टी का, एनडीए गवर्नमेंट का। इसी सबको ध्यान में रखकर यह बिल पास किया गया था, 131वां संविधान संशोधन विधेयक। अब ठीक है, अब इन सभी चीज को ध्यान में रखकर जब वोटिंग हुआ, क्योंकि बिल में यही सबकी चर्चा थी, अब जब वोटिंग हुआ तो वोटिंग में 543 लोकसभा में जो मेंबर का स्ट्रेंथ है, उसमें उस दिन 17 अप्रैल को 528 सांसद ही वोट डाले थे, 528 एमपी वोट डाले थे। और इस 528 सांसद जो वोट डाले, उसमें से इस बिल के फेवर में ये जो बिल पेश किया गया, इस बिल के फेवर में 298 वोट डाले गए। यानी कि 298 वोट नहीं डाले गए, 528 सांसद में 543 सांसद है ना, लोकसभा में 543 मेंबर है, लेकिन उस दिन 17 अप्रैल को 528 एमपी ही मौजूद थे वोट देने के लिए। 528 सांसद में से 298 वोट पड़े, जो कि फेवर में वोट पड़े हैं। यानी कि 528 सांसद में से 298 सांसद जो है वो इस बिल के फेवर में वोट दिए थे कि नहीं, यह बिल वाकई पास होना चाहिए। ठीक है, तो 298 अगर सांसद फेवर में वोट दिए हैं तो इसका मतलब तो पूरा मेजॉरिटी में वोट दिया गया है, तो इसका मतलब तो यह बिल पास हो जाना चाहिए। लेकिन मेजॉरिटी में आने के बावजूद भी यह बिल पास नहीं हो सका। पता है बिल पास क्यों नहीं हो सका? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा जो संविधान संशोधन है उसके बारे में कहा गया है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है उसमें 2/3 मेजॉरिटी का होना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की चर्चा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 में है। आप लोग पढ़े होंगे, पॉलिटी का अगर आप बेसिक नॉलेज रखते हैं तो आपको पढ़ाया गया होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करता है ना। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोविजन साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोविजन यही कहता है कि 2/3 बहुमत से ही बिल पास होना चाहिए, तब उसको अमेंडमेंट माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। अब यहां पर 528 सांसद में 298 सांसद जो है वो फेवर में वोट दिए, तो मेजॉरिटी तो है लेकिन 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो अगर आप 528 का 2/3 निकालते हैं 2/3 तो आपका 352 आता है। अगर मिनिमम 352 एमपीज सांसद अगर कह देता लोकसभा का कि हां यह बिल पास होना चाहिए, तब तो हो जाता और महिला आरक्षण लागू हो जाता। लेकिन चूंकि 352 से कम यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी से कम वोट पड़ा है, 298 सांसद जो है, 298 एमपी जो है वो इसके फेवर में वोट डाले थे, इसलिए यह बिल पास नहीं हो पाया। यह पूरे तरह से क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो यही कारण है आपका। अब सवाल है कि विपक्ष का क्या कहना है। यह तो रूलिंग पार्टी का कहना था, विपक्ष क्या सोच रहा था, विपक्ष किन कारणों से इस बिल में फेवरेबल वोट नहीं डाल पाया। तो विपक्ष का क्या कहना था, देखो विपक्ष क्या कह रहा है। विपक्ष कह रहा है कि भैया देखो ऐसा है कि तुम 33% रिजर्वेशन लाना चाहते हो महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन आपने जो तरीका अपनाया है इस बिल को लागू करने का, मतलब आरक्षण बिल को लागू करने का, महिलाओं का आरक्षण बिल को लागू करने का बीजेपी ने जो तरीका ढूंढा है यह हमको अच्छा नहीं आया, यह हमें पसंद नहीं आया, यह तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, आप महिला को आरक्षण देना चाहते हैं 33% लोकसभा राज्य के विधानसभा में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन तरीका को आप अपनाकर, आप जिस तरीके से, जिस हथगंडे को अपनाकर आप लागू करना चाहते हैं इस बिल को, वो तरीका हमको पसंद नहीं है। इस कानून को आप जो लागू करना चाहते हैं जिन तरीकों से, वो हमको पसंद नहीं है। तो आखिर बात है कि विपक्ष क्या कहना चाहता है। विपक्ष का कहना है, पहला पॉइंट, कि बिना सीट बढ़ाए महिला आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए। यानी कि विपक्ष का कहना है, ऑपोजिशन पार्टी का कहना है कि जो 543 लोकसभा का स्ट्रेंथ है, हम उसमें बढ़ोतरी नहीं करना चाहते। जैसे बीजेपी ने कहा ना कि हम सीट को बढ़ाना चाहते हैं, 543 से 850 करना चाहते हैं, और जो बढ़ा हुआ सीट है उसमें हम महिलाओं को आरक्षण देंगे। लेकिन ऑपोजिशन पार्टी का कहना है कि नहीं नहीं, आप सीट नहीं बढ़ाइए, वर्तमान में जो सीट है 543 उसमें आप महिलाओं को आरक्षण दीजिए और तत्काल प्रभाव से लागू कीजिए इसको, 2029 तक का वेट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहना है ऑपोजिशन का। दूसरा कहना है कि अगर परिसीमन आयोग सीट बढ़ाता है, दूसरा कहना है, दूसरा जो तर्क है ऑपोजिशन पार्टी का, वो कहना है कि अगर परिसीमन आयोग का आप गठन करते हैं और वो अगर सीट बढ़ाएगी तो इससे क्या होगा
कि उत्तर भारत में जनसंख्या ज्यादा है, उन लोगों को ज्यादा सीट मिल जाएगा, और दक्षिण भारत में, चूंकि दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्य पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर बहुत सारे नियम कानून बनाए हैं, तो दक्षिण भारत में चूंकि जनसंख्या कम है, उत्तर भारत में जनसंख्या ज्यादा है, तो अगर आप परिसीमन आयोग का गठन करेंगे तो उत्तर भारत के लोगों को ज्यादा लोकसभा में सीट मिल जाएगा, और जो दक्षिण भारत के लोग हैं उनको लोकसभा में कम सीट मिलेगा। समझ में आ गया? तो ये एक कारण बताया गया जिसके वजह से ऑपोजिशन पार्टी ने इस बिल को रिफ्यूज कर दिया, इसके फेवर में वोट नहीं डाला। तीसरा बताया कि 2027 की जनगणना के आधार पर आरक्षण लागू हो, क्योंकि बीजेपी क्या कह रही थी, बीजेपी गवर्नमेंट का कहना था कि 2011 के जनगणना के आधार पर हम ये आरक्षण बिल, महिला आरक्षण बिल लागू करना चाहते हैं, परिसीमन आयोग का गठन करना चाहते हैं। लेकिन ऑपोजिशन पार्टी का कहना है कि नहीं, आप जब भी परिसीमन आयोग का गठन करेंगे वो 2011 नहीं, 2027 का जो जनगणना भी रिपोर्ट आने वाला है उसके आधार पर और जातिगत जनगणना के आधार पर ही आप परिसीमन आयोग का गठन करेंगे और लोकसभा और राज्यसभा के सीट को आप बढ़ाएंगे। ठीक है, यह ऑपोजिशन पार्टी का कहना है। ठीक है, और चौथा है कि बिना परिसीमन के इसको तुरंत लागू किया जाना चाहिए। ऑपोजिशन पार्टी का कहना है कि हम 2029 तक वेट नहीं करना चाहते, आप तुरंत तत्काल प्रभाव से इसको लागू किया कीजिए, लागू कर दीजिए। तो इस कारण से यह ऑपोजिशन पार्टी का यह सारा तर्क था, और इसी के आधार पर ऑपोजिशन पार्टीज ने इसके फेवर में वोट नहीं दिया और यह बिल जो है मामला अटक गया। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं परिसीमन की, जिसको डेलिमिटेशन कहते हैं हम लोग, डेलिमिटेशन। तो परिसीमन की बात करें तो इसके बारे में बात करें तो यह डेलिमिटेशन जो है यह क्या काम करता है, तो देखिए यह चुनावी क्षेत्र की सीमाओं को फिर से तय करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने आपको क्या कहा कि अभी एक सांसद पर, मतलब 25 से 26 लाख की आबादी को अभी एक सांसद रिप्रेजेंट करता है लोकसभा में। 25-26 लोगों की जो दुख है, समस्या है, उसका समाधान एक सांसद कर रहा है, एक एमपी कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि बर्डन कम हो, हम चाहते हैं कि पूरे देश में, ठीक है, कम से कम पॉपुलेशन को एक सांसद रिप्रेजेंट करे। अभी 25-26 लाख सांसद, 25 से 26 लाख पॉपुलेशन को एक सांसद रिप्रेजेंट कर रहा है, 25 से 26 लाख जनता की समस्याओं का समाधान एक सांसद कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि कम पॉपुलेशन का, यानी कि मान के चलिए 10-12 लाख या 15 लाख पॉपुलेशन पर एक सांसद हो, तो उसके लिए हर जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, डेलिमिटेशन कमीशन का गठन किया जाता है। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है किसी भी शहर या गांव की आबादी बढ़ जाती है, और परिसीमन का उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि हर सांसद या विधायक लगभग बराबर जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। ऐसा ना हो कि एक सांसद 10 लाख लोगों का आवाज उठा रहा है तो दूसरा सांसद 30 लाख। इसीलिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है कि पूरे देश में बराबर तरीके से, ठीक है, मतलब सांसद के ऊपर ज्यादा पॉपुलेशन का बर्डन ना हो, उसको कम पॉपुलेशन का और बढ़िया तरीके से, मतलब ज्यादा पॉपुलेशन का दबाव ना हो उस सांसद पर, और लिमिटेड पॉपुलेशन को वो एक लेकर वो जनता की समस्याओं का समाधान वो संसद में कर सके, जनता की आवाज को लोकसभा में उठा सके। इसलिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। और इसमें क्या होता है, तो इसमें एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग बनाया जाता है, ठीक है, जनगणना के आंकड़ों के आधार पर, और चुनावी क्षेत्र जो है उसकी सीमा को बढ़ाया घटाया जाता है, और साथ ही साथ इसी में ही जो आपका SC ST जो कैटेगरी है उसके लिए रिजर्वेशन का सीट का भी निर्धारण इसी वक्त हो जाता है, और आबादी के हिसाब से ही सीटों की संख्या घटाई बढ़ाई जाती है चुनावी क्षेत्रों में, यानी कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर। और महिला आरक्षण से इसका क्या रिश्ता है, महिला आरक्षण का, वुमेन रिजर्वेशन का इस डेलिमिटेशन कमीशन से क्या ताल्लुक है? तो देखो, महिला आरक्षण कानून में यह शर्त रखी गई थी कि आरक्षण तभी लागू होगा जब अगली जनगणना के बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और सरकार का तर्क है कि परिसीमन के बिना यह तय करना मुश्किल है कि कौन सी 33% सीट महिलाओं के लिए रिजर्वेशन रखी जाए। तो यह पॉइंट्स आपको याद रखना है। और देखो, अब तक कितनी बार डेलिमिटेशन कमीशन यानी कि परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अब तक 4 बार जो है वो परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है, एक 1952 में, एक 1963 में, एक 1973 में, और लास्ट 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। वर्तमान में 2026 के बाद होने वाले अगले परिसीमन को लेकर है, मतलब अब जो नया जनगणना का रिपोर्ट आएगा उसके बाद फिर आपका परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा।
और फिर उसके आधार पर परिसीमन आयोग जो है वो लोकसभा और राज्य के विधानसभा का सीट को बढ़ाएगी। ठीक है, याद रखना है। ओके, और बात करते हैं कि संवैधानिक आधार क्या है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82 में यह परिसीमन आयोग का जिक्र किया गया है, डेलिमिटेशन कमीशन का जिक्र किया गया है, जिसके तहत संसद जो है, पार्लियामेंट, हर जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम पास करती है और राष्ट्रपति के आधार पर एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, और इसमें टोटल 3 मेंबर होते हैं बेसिकली। एक आपका एक चेयरमैन होता है जो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा या रिटायर्ड जज होते हैं। दूसरा होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, या उसके द्वारा नॉमिनेटेड कोई पर्सन होता है। और तीसरा संबंधित राज्य का जो चुनाव आयुक्त है, इलेक्शन कमिश्नर, वो इसके मेंबर होते हैं तीनों। तो ये 3 मेंबर होते हैं डेलिमिटेशन कमीशन में, यानी कि परिसीमन आयोग में, और ये तीनों मेंबर मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि कौन से विधानसभा का क्षेत्र और लोकसभा के क्षेत्र का दायरा को बढ़ाया जाए और कितने पॉपुलेशन पर, ठीक है, आपका सांसद और विधायक उस जनसंख्या को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, ताकि बढ़िया तरीके से प्रतिनिधित्व हो सके। ठीक है ना, और जनता की समस्या का समाधान सांसद जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सके, हैंडल कर सके। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ये वुमेन रिजर्वेशन बिल क्या है। तो कैसा लगा आज का ये टॉपिक और आपको क्या समझ में आया? आपको आसान शब्दों में मैंने आपको बता दिया, तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा जरूर कि ये सेशन आपको कैसा लगा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत सरल शब्दों में मैंने आपको समझाया है कि ये क्या है बेसिकली। देखिए, अगर आप हमसे डेली करंट अफेयर के क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो डेली सुबह 6:30 बजे मेरी करंट अफेयर की क्लासेस होती है, जिसमें हम आपको ऐसा करंट अफेयर पढ़ाता हूं जो सभी एग्जाम को कवर करे, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, वनडे हो, सब। और मेरे करंट अफेयर की खास बात है कि हम लेटेस्ट करंट अफेयर तो पढ़ाते ही है, साथ ही साथ उसको लिंक करते हुए पिछले 6 महीने का करंट अफेयर जो आपने पास्ट में पढ़ रखा है उसका भी हम आपको साथ ही साथ रिवीजन कराते रहते हैं, ताकि आपने जो पास्ट में करंट अफेयर पढ़ रखा है वो भी साथ ही साथ रिवीजन होता रहे। उसके साथ लिंक करते हुए स्टैटिक जीके भी आपको कराते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको काफी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच डियर एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।